नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मीडिया में आम फोकस केंद्र की मोदी सरकार पर है, प्रदेशों की सरकारों पर ध्यान नहीं के बराबर है। हकीकत में प्रदेशों में आज नए प्रयोग कम नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार को महीना हो गया है। ये भाजपा के ऐसे नए मुख्यमंत्री चेहरे हैं जो पहले कभी भी मंत्री नहीं थे। एक तरफ ये नए मुख्यमंत्री हैं तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान भाजपा की पुरानी पूंजी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। वसुंधरा राजे ने पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जीत कराई। उधर गुजरात में आनंदीबेन पटेल वाइब्रेंट गुजरात में कमाल करती दिखाई देती है। ध्यान रहे, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी निवेशक जमावड़ा लगवाया था। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता के अपने अर्थ है, तो भाजपा के नए पुराने मुख्यमंत्री जिस अंदाज में काम कर रहे हैं उसमें भी कई नई बातें हो रही है। इन प्रदेशों में विपक्ष उठ ही नहीं पा रहा है। एक हिसाब से केंद्र के स्तर पर विपक्ष का अधिक हल्ला है और प्रदेशों में विपक्ष मरा हुआ है। भाजपा सरकारों के आगे विपक्ष लाचार दिख रहा है। मजेदार बात है, जो देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर जैसे नए चेहरे भी अपनी एक अलग इमेज बना रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। विपक्ष के पास अगर पिछले सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री निहाल चंद मेघवाल और स्मृति ईरानी के खिलाफ हंगामा करने का मुद्दा था, तो इस सत्र में साध्वी निरंजन ज्योति और गिरिराज सिंह का मुद्दा मिला हुआ है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में आकर किसी मंत्री को नहीं हटाने जा रहे हैं। राजस्थान के मंत्री मेघवाल के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मुद्दा उठा था। उस मामले में अब भी समन जारी है और उसके तामील होने का इंतजार हो रहा है। इसे लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, लेकिन मोदी ने न तो कोई जवाब दिया और न कोई कार्रवाई की। इसी तरह स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर खूब हंगामा हुआ। बिहार के सांसद गिरिराज सिंह के बयान और उनके घर हुई चोरी को लेकर हुए विवाद के बाद उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन मोदी उन्हें पसंद करते थे, तो उन्होंने विवाद की परवाह किए बगैर पहली फेरबदल में ही उनको मंत्री बना दिया। सो साध्वी निरंजन ज्योति ने जो कुछ कहा उससे मोदी बेशक नाराज है। उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में बिना नाम लिए सांसदों को बेमतलब बयानबाजी नहीं करने की हिदायत दी। बताया जा रहा है कि साध्वी को मोदी की नाराजगी के बारे में बता दिया गया है, लेकिन मोदी विपक्ष के दबाव में उनको नहीं हटाएंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष समय बर्बाद कर रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित आए, इसलिए संसद में भी चौंकाने वाली राजनीति हो रही है। एक पहल जनता परिवार की पार्टियों ने की है। 5 पार्टियां अपना विलय करके एक पार्टी बना रही हैं और संसद से लेकर चुनावी राजनीति के मैदान में बीजेपी को रोकने की रणनीति पर काम कर रही हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दोनों सदनों में एक साझा विपक्ष बनाने की योजना पर अमल कर रही है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि जनता परिवार के नेताओं और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी के साथ सोनिया गांधी के बहुत अच्छे ताल्लुकात, इसलिए उनकी पहल पर साझा विपक्ष बन सकता है। लोकसभा में कांग्रेस के 44 और तृणमूल कांग्रेस के 33 सांसद हैं। इनके अलावा जनता परिवार की 5 पार्टियों को मिलाकर 15 सांसद हैं। जब ये पार्टियां एक हो जाएंगी तो इनके नेताओं के साथ बात करना सोनिया के लिए आसान होगा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और जनता परिवार के साथ लेफ्ट और आम आदमी पार्टी को जोड़ दें तो लोकसभा में इनकी संख्या 100 से ज्यादा हो जाती है। राज्यसभा में भी इनकी संख्या 100 से ऊपर रहेगी। दोनों सदनों में 100 सांसदों का ये ब्लॉक सरकार को घेरने में ज्यादा सक्षम भूमिका निभा सकता है और लोगों को भी विपक्ष के होने का एहसास करा सकता है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी इसके लिए ममता और मुलायम दोनों से बात करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री AR अंतुले के निधन पर शोक जताया, लेकिन उनके अंतिम दर्शन के लिए न तो मुंबई गए और न उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए रायगढ़ गए। इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के नेता चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से सोनिया और राहुल ने दूरी दिखाई है। पिछले दिनों कांग्रेस के एक और दिग्गज मुरली देवड़ा का निधन हुआ था, तो सोनिया और राहुल गांधी उनके अंतिम संस्कार में गए थे और प्रियंका व रॉबर्ट वाड्रा को भी ले गए थे, लेकिन
कांग्रेस के पहले परिवार ने अंतुले की अनदेखी कर दी, जबकि वे भी इंदिरा गांधी के बहुत करीब रहे थे और इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी अलग थलग पड़ी थी तब भी वे उनके साथ रहे थे। बताया जा रहा है कि सोनिया व राहुल के उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाने का एक कारण यह था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने सोनिया राहुल पर बहुत तीखा बयान दिया था। उन्होंने इन दोनों को पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इस बयान से पहले ही अंतुले से सोनिया ने दूरी बना ली थी। अंतुले ने मुंबई पर हुए हमले के बाद बेहद सांप्रदायिक बयान दिया था। उन्होंने मुंबई एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे के मारे जाने को मालेगांव विस्फोट की जांच से जोड़ दिया था। गौरतलब है कि करकरे मालेगांव विस्फोट में हिंदू आतंकवादियों के शामिल होने की जांच कर रहे थे। सोनिया ने इस बयान पर अंतुले से नाराजगी जाहिर की थी। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर मचे बवाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में बयान दिया और विपक्षी पार्टियों से इस मसले को खत्म कर सदन की कार्यवाही को चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि साध्वी को बोलते समय मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए थी। मोदी ने कहा कि मंत्री ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है, इसलिए विपक्ष अब सदन को चलने दे। उन्होंने कहा कि इस बयान को लेकर जो विवाद चल रहा है, आप सबको मालूम हो कि मैंने पार्टी मेंबर्स की मीटिंग में कठोरता से इस प्रकार की भाषा को नामंजूर किया। मैंने कहा कि हमें इन चीजों से बचना चाहिए। मोदी ने कहा कि साध्वी निरंजन नई मंत्री हैं, वो पहली बार आई हैं, उन्होंने क्षमा मांग ली है। मैं मानता हूं यह हम सबके लिए एक संदेश भी है, तो मर्यादा न तोड़े और देश हित में अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हम उनकी पृष्ठभूमि भी जानते हैं, आप सब इतने वरिष्ठ हैं, आप सबको क्षमा भाव रखना चाहिए। मोदी के बयान के बाद भी सदन में हंगामा होता रहा और विपक्षी पार्टियां मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रहीं। लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर सदन से वॉकआउट किया। पुराने जनता परिवार की पार्टियों का नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ महामोर्चा बनाने की तैयारियों के बीच सभी पार्टियों को एकजुट करने की जिम्मेदारी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को दी गई है। आज मुलायम सिंह यादव के दिल्ली आवास पर पुराने जनता परिवार के पार्टियों की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव, इंडियन नेशनल लोक दल के अभय चौटाला आदि नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टियों का एक में विलय करने की चर्चा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे संसद के अंदर और बाहर एक साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि काला धन और बेरोजगारी का मुद्दा मुख्य रूप से हम लोग उठाएंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 22 दिसंबर को वे एक बार फिर से बैठक करेंगे। इस बैठक में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और बसपा सुप्रीमो मायावती को भी साथ लाने पर चर्चा हुई। इस बैठक से ठीक पहले जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यह बयान देकर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया था कि राजद और जदयू के विलय पर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी भारत में नौकरशाही की निष्क्रियता को खत्म कर रहे हैं। ओबामा ने कहा कि मोदी की भारत के भीतर नौकरशाही की निष्क्रियता को खत्म करने की उनकी इच्छा शक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। इससे पहले भी ओबामा ने मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा था। बाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ओबामा द्वारा मोदी की तारीफ करने को तवज्जो न देते हुए कहा कि लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए और देश की गरीब जनता के लिए काम करना चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा से 25 साल पुराना गठबंधन तोड़कर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली व मुख्य विपक्षी पार्टी शिवसेना अब भाजपा सरकार में शामिल होने जा रही है। कल यानी शुक्रवार को महाराष्ट्र की फडणवीस मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें शिवसेना शामिल होगी। शिवसेना कोटे से 12 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें 5 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना की सरकार में शामिल होने की घोषणा की। देवेंद्र फडणवीस ने 10 मंत्रियों के साथ 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि यह केवल भाजपा और शिवसेना कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों की भी इच्छा है कि शिवसेना सरकार में शामिल हो। गौरतलब है कि फडणवीस सरकार को एनसीपी बाहर से बिना शर्त समर्थन दिए हुए है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। हकीकत है कि प्रदेशों की भाजपा सरकार में आर्थिक सुधार के मकसद से अधिक काम हो रहा है। वसुंधरा राजे ने केंद्र से पहले और आगे बढ़कर श्रम सुधार, भूमि अधिग्रहण के मामले में पहल की, तो शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह के यहां भी निवेश बढ़ाने की पहल हुई है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी राजनीति और ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सारे देश के मीडिया का फोकस उनके ऊपर बना है। इस वजह से राज्यों में और खासकर भाजपा शासित राज्यों में क्या हो रहा है इसकी खबरें दबी। वहां के नेता जो शत्रप की तरह उभर रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर फोकस नहीं बन पा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यहाँ तक कि हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों में भी होड़ मची है। सब विकास और आर्थिक सुधार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और अपने राज्य का मॉडल देश के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक नरेंद्र मोदी
मोदी वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन करते थे, जिससे उन्होंने गुजरात को अखिल भारतीय और अखिल विश्व का ब्रांड बनाया था। इस बार आनंदीबेन पटेल इसे आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने गुजरात के लिए नए निवेश आमंत्रित करने का सम्मेलन किया है और विदेश के साथ साथ महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों को भी गुजरात में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने राज्य में भी हर घर में शौचालय बनवाने का लक्ष्य अलग से तय किया है। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने यहाँ निवेशकों का सम्मेलन कराया और प्रधानमंत्री को बुलाकर उसका उद्घाटन कराया। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने की हिम्मत दिखाई। वे आर्थिक सुधार के और भी कई फैसले कर रहे हैं। हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में उन्होंने भाजपा को जैसी जीत दिलाई है, उससे उनका ब्रांड और मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जरूर नसबंदी के दौरान हुई मौतों और उसके बाद नक्सल हमले की वजह से आलोचना के शिकार हुए हैं, लेकिन सामाजिक विकास के मोर्चे पर उन्होंने भी अपने को सक्रिय बनाए रखा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में लगातार भाजपा की सरकार बन रही है। अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को नहीं उठने दिया था, तो यही काम शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पस्त है। कांग्रेस आलाकमान नेतृत्व बदल बदल कर परेशान है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। भाजपा के मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व और एजेंडे की काट विपक्ष को नहीं मिल रही है, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष का जो खालीपन है वो आगे भी जारी रहेगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार आ गई है। 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो राज्यों की भाजपा सरकारें उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के माहौल का फायदा उठाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। ऊपर से नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि केंद्र और राज्यों में एक पार्टी की सरकार रहने से विकास तेज रफ्तार से होता है। इसलिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विकास की रफ्तार तेज करनी होगी और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना होगा। उन पर दोहरी जिम्मेदारी है। उन्हें अपनी सरकार को बचाए रखना है और साथ ही ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे अगले चुनाव तक नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए कोई संकट खड़ा हो। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रदेशों की भाजपा सरकारों पर चर्चा करेंगे। इस बात में दम है कि देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर धीरे धीरे अपनी चाल में काम कर रहे हैं। ये जल्दी नहीं दिखा रहे हैं। नए मुख्यमंत्रियों की यह अप्रोच स्वाभाविक है। भाजपा में कुल मिलाकर मुख्यमंत्रियों की अप्रोच धीमे मगर मजबूती के साथ रास्ता बनाने की है। यह सही है या गलत, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, मीडिया हो या भाजपा की केंद्रीय हाईकमान, सबका फोकस केंद्र की मोदी सरकार पर ही अधिक हुआ लगता है। प्रदेशों की सरकारों की कोई चिंता करता हुआ नहीं लगता है। क्या हकीकत है? देखिए, जब केंद्र में बड़ी मजबूत सरकार आ जाती है तो स्वाभाविक है कि मीडिया का फोकस केंद्र सरकार पर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है देश की राजनीति में जब केंद्र बहुत कमजोर हुआ और सारा फोकस राज्यों की सरकार पर चला गया। लेकिन ये स्वाभाविक है कि अभी नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार से जीत हुई और दुनिया भर में उसका जो डंका बजा है, तो मीडिया का फोकस और पार्टी का फोकस नरेंद्र मोदी केंद्रित है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, अमित शाह का फोकस अभी भी राज्यों पर है, क्योंकि अमित शाह को 2019 की तैयारी में जो लगा दिया गया है वो उन प्रदेशों पर भी नजर रखे हुए हैं जहां पर भाजपा की सरकार है और जहां भाजपा कमजोर है। जैसे अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं उसमें जो बीजेपी ने जीत हासिल की है, यदि हैट्रिक अपने तरह की लोकसभा चुनाव में भी कर चुके और वसुंधरा राजे असेंबली में, लोकसभा में और स्थानीय चुनाव में, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की जो मजबूती है जिसको हम कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पर संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी जो राज्यों में भी मजबूत बनकर चल रही है वो वहां पर जो काम हो रहा है उसकी भी बदौलत भी है। नहीं उस नाते, लेकिन वह सरकार का जो काम है प्रदेशों में, क्योंकि देखिए बड़ा भाजपा के अंदर दो बिल्कुल ऐसे मुख्यमंत्री है जो कभी मंत्री भी नहीं रहे। एक महीना फडणवीस सरकार और खट्टर सरकार को भी हो गया। इन सबको कुछ किया कि कुछ जरा नजर रखी जा रही है इनके कामकाज की, कुछ यहाँ दिल्ली में तो होती है समीक्षा या क्या है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो दो नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस और खट्टर, इनके बारे में तो ये है कि अभी इनका ट्रायल पीरियड चल रहा है, ये पहली बार आए हैं और इनको यहाँ केंद्र से कुछ मदद मिल रही, इनको सहयोग की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी और केंद्र सरकार भी इनको पूरी तरह से मदद कर रही
रही है ताकि ये आगे बढ़कर अच्छे नेता बने। लेकिन 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री 3-3 बार के या लंबे समय के हैं, वो मुख्यमंत्री अपने यहाँ जड़ बनाए हुए हैं, पकड़ बनाए हुए हैं, और राजनीतिक तौर पर अब वसुंधरा 1 साल के बाद, नॉर्मली 1 साल हनीमून पीरियड नहीं होता, तो भी इतनी बड़ी जो जीत हासिल की है, तो मेरा मानना है कि पार्टी इस समय केवल सरकार केंद्रित नहीं है, संगठन केंद्रित भी है। और इसलिए बीजेपी के जो फैलाव हो रहा है, जब पार्टी सत्ता में आती है तो बहुत लोग जुड़ते हैं, तो ऐसा एक दिल्ली से इस प्रकार का एक केंद्र है जो सारी ओर नजर रखे हुए है, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए अमित शाह जो है व्यक्तिगत तौर पर जितना जोर लगा रहे हैं, जितना ध्यान दे रहे हैं, अभी उनको अपनी नई टीम भी बनानी है, उसके लिए उनको लोग चाहिए, वो भी है, और प्रदेशों में भी टीम नहीं बननी है, बनने के प्रोसेस में होगी। तो सारे लोग एक ही बार में सत्ता में चले जाने से पार्टी में जो वैक्यूम बना है उसको भरने का काम अमित शाह करने में लगे हैं। लेकिन हम अपने उसी मुद्दे पर आए तो मेरा ऐसा मानना है कि मोदी सरकार खुद और नरेंद्र मोदी स्वयं भी राज्यों पर नजर रखे हुए हैं, और उनके विकास के लिए क्या क्या सहायता चाहिए इसका भी सिस्टम बना हुआ है। केवल वहां ही नहीं, जो गैर कांग्रेस सरकारें हैं जहां पर भी, वहां पर भी केंद्र की नजर है। तो मेरा मानना है कि स्थिति नियंत्रण में है, ऐसा नहीं है नियंत्रण नहीं, लेकिन उसमें ये कि वहां जो काम हो रहा है, या भले जो आर्थिक सुधार के मामले हो, या जो इन्वेस्टर मीट हो, या जैसे वाइब्रेंट गुजरात हो, ये तमाम बातें, ये जो इन पर फोकस या इनका प्रचार प्रसार में प्रदेश की सरकार पीछे है, या हम के सेंटर का मीडिया, या मतलब जो राष्ट्रीय मीडिया वो ध्यान नहीं दे पाता? मेरा ऐसा मानना है कि जो राज्यों का मीडिया है, अगर आप उनको उठाकर देखें तो वो उनको उस पर फोकस कर रहा है। ये दिल्ली का मीडिया क्योंकि केंद्र सेंट्रिक रहता है तो हमें वो पढ़ने को मिलता है, तो लगता है कि शायद इनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप राज्यों का मीडिया देखेंगे तो वहां की सरकार की उपलब्धियां और उनके जो और भी जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात है या मध्य प्रदेश ने भी इस प्रकार से आयोजन किया, तो उनको भी सफलता मिल रही है। और एक बल्कि नई बात यह है जो शायद हाईलाइट नहीं हो रही, कि जो बाहर से आने वाला निवेश है वो अभी राज्यों की तरफ ज्यादा दिखाई देता जा रहा है। अभी केंद्र की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा कि जिसमें कोई बड़ा निवेश बाहर से आया हो। लेकिन राज्यों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और इस प्रकार से और महाराष्ट्र, इनमें ज्यादा निवेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो बाहर के निवेशक हैं वो राज्यों में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी फैक्ट्री लगनी है तो कहीं ना कहीं राज्य में लगनी है। और उस नाते जो राजस्थान सरकार ने जो श्रम सुधार का काम किया, या जो भूमि अधिग्रहण को लेकर भी जो पहल की, या मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो भाजपा के अंदर जो सुधार को लेकर एक तरह से जो हिचक थी, वो ये प्रदेश सरकारें तोड़ रही है। बिल्कुल, ये राज्य सरकारों में जो निवेश आ रहा है, अगर आप उसका आकलन करें तो हमें लगेगा कि निवेश सचमुच में आ रहा है। लेकिन दिल्ली का मीडिया ये देखता है कि सेंट्रल के लेवल पर कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है। तो कुल मिलाकर राज्य, खासतौर से जो भाजपा के 3-4 राज्य हैं जो पहले से ही स्थापित हैं, वहां पर निवेश हो रहा है, और वो सरकारें अपनी नीति भी बदल रही हैं, अपने नियम भी बना रही हैं और इस काम को प्राथमिकता देती थी। अशोक जी, क्या ये कुछ मतलब ये कुछ भाजपा हाईकमान या कुछ ये मतलब किसी एक कोई गड़बड़ है क्या, कि भाजपा प्रदेशों की जो खबरें हैं वो कम आती है, और जो गैर भाजपाई प्रदेश हो, भले बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उसकी खबरें ज्यादा आती है और वो नकारात्मक होती है? ये कुछ भाजपा के लेवल पे कोई साजिश है क्या? नहीं, जहां कंट्रोवर्सी होती है वो ज्यादा खबर नहीं, तो क्यों नहीं भाजपा के प्रदेशों में कंट्रोवर्सी या गड़बड़ी क्यों नहीं है? उसका कारण है कि वहां चुनाव नहीं आने वाले। पश्चिमी बंगाल में चुनाव आने वाला है, बिहार में चुनाव आने वाला है, तो जहां जहां चुनाव, तमिलनाडु में चुनाव आने वाला है, वहां आपको ये कंट्रोवर्सी दिखाई देंगी। इसका अर्थ यह है कि भाजपा वहां जाकर उनके गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वेस्ट बंगाल में भी मिलाहट है। मतलब क्योंकि राजनीति उन प्रदेशों में गरमाई हुई है इस कारण, और राजनीतिक चुनौती पक्ष विपक्ष दोनों की है। इधर कांग्रेस की चुनौती बीजेपी स्टेट में कमजोर है। इस सारे खेल में जो एक अजीब बात ये हो रही है कि कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं दिखाई दे रही। जहां पर भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर कांग्रेस विपक्ष के तौर पर फेल होती दिखाई दे रही है, निकाय के चुनाव हार रही है, संगठन नहीं है, लीडर नहीं है जो वहां की सरकार को चुनौती दे सके, ना चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। उसके मुकाबले में भाजपा जहां पर विपक्ष में है, पश्चिम बंगाल, बिहार, वहां पर वो प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स वहां पर प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए उनके गढ़ में जाकर राजनीति करते हुए अगले चुनाव पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उनको उन 3 राज्यों में
पार्टी को फिर से जितवाना है। तो ये एक तरह से भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप या भाजपा अध्यक्ष की रणनीति का भी एक इसका असर नजर आ रहा है कि ये इस तरह की स्थितियां राज्य प्रदेशों में है बनी हुई। देखिए ये तो विपक्षी दलों को सोचना है कि जहां भाजपा शासन में है वहां पर वो विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहा, और उसके उलट में जहां भाजपा विपक्ष में है वो कैसे एग्रेसिव होकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु में इतना एग्रेसिव हो रहे हैं। तो इसका अर्थ तो ये निकलता है कि अमित शाह की नजर उन राज्यों पर है, लेकिन जहां पर भाजपा शासित में है वहां पर तो कांग्रेस की कमजोरी झलक दिखाई दे रही है। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।